हेलो एवरीवन। हमने करंट परचेजिंग पावर टेक्निक्स की जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का जो मेथड्स है वो कर चुके हैं। अब हम करते हैं आज उसका सेकंड मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, ये टेक्निक क्या है? करंट परचेजिंग पावर टेक्निक्स की जो लिमिटेशन थी उसको ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। बट इस हर एक मेथड्स की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं जिनकी वजह से आगे दूसरे मेथड्स बनाए जाते हैं। तो हमारे जो हमने करंट परचेजिंग पावर टेक्निक किया था उसकी जो मेन लिमिटेशन थी वो क्या थी कि वो सभी एसेट्स को एक जर्नल प्राइस इंडेक्स लेकर चलता था। हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि सभी एसेट्स का प्राइस इंक्रीज हो, कुछ एसेट्स का प्राइस डिक्रीज भी हो सकता है और कुछ एसेट्स का प्राइस दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये उसकी मेन लिमिटेशन थी। उस लिमिटेशन को रिप्लेस करने के लिए मेथड आया रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। Replacement cost accounting technique is an improvement over purchasing power techniques. One of the major weakness of current purchasing power techniques is that it does not take into account the individual price index related to the particular assets of a company। वही बात कही गई है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में हम क्या लेके चलते हैं, इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स लेके चलते हैं, और जबकि करंट परचेजिंग पावर इंडेक्स में क्या लेके चलते थे, जर्नल प्राइस इंडेक्स। उस लिमिटेशन को इसमें क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। इन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक द अंडर यूज्ड आर दोज डायरेक्टली रिलेवेंट टू द कंपनी पर्टिकुलर एसेट्स एंड नोट द जर्नल प्राइस index. In this sense, the replacement cost accounting technique is considered to be a improvement over current purchasing power techniques. ये इस सेंस में क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक करंट परचेजिंग पावर टेक्निक्स की इम्प्रूवमेंट है, यानी कि उस टेक्निक्स की लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग आई। In the replacement cost accounting technique, the index used are those directly relevant to the company particular assets and not the general price index. In this sense, the replacement cost accounting technique is considered to be improvement over current purchasing power technique, but adopting the replacement cost accounting technique will mean using a number of price indicators for conversion of financial statement, and it may be very difficult to find out the relevant price index to be used in particular cases. But जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स है उसमें क्या किया गया था कि हर एक के अलग अलग इंडेक्स लेकर चल रहे थे, लेकिन ऐसा क्या निकालना आसान है? जी नहीं, हर एक एसेट से रिलेवेंट प्राइस इंडेक्स निकालना आसान नहीं है। मतलब हर एक की वैल्यू कैलकुलेट करना कितना डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। फर्दर द रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक प्रोवाइड फॉर एन एलिमेंट ऑफ subjective and on this ground it has been criticized by various thinker। तो इसको भी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि हर एक के लिए हम स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स लेकर चलेंगे और उसके बेस पर क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो देखो डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। सब्जेक्टिव का मतलब है कि अगर एक पर्सन निकालेगा तो उसकी वैल्यू अलग निकल के आएगी और दूसरा पर्सन निकालेगा तो उसकी वैल्यू अलग निकल के आएगी। तो ये मेथड जो हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स है वो क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया कि पर्सन टू पर्सन ये क्या करेगी, जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो अलग निकल के आएगी। तो इसकी भी क्या, इसमें क्या लिमिटेशन थी, अब हम उनको देखते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड एक्यूरेटली द रिप्लेसमेंट कॉस्ट टिल द रिप्लेसमेंट इज़ एक्चुअली मेड, कि ये पॉसिबल नहीं है कि जब हम उसको रिप्लेस करेंगे उसकी रिप्लेसमेंट की जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद द रिप्लेस्ड न्यू एसेट्स आर नॉट ऑफ द सेम टाइप एंड क्वालिटी एज ओल्ड एसेट्स बिकॉज ऑफ न्यू डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी, कि क्वालिटी और न्यू नए नए डेवलप हो रहे हैं, नई नई रिसर्च टेक्नोलॉजी में हो रही है, जिससे क्या है कि जो
उसी टाइप की और उसी क्वालिटी की ओल्ड एसेट्स हम क्या नहीं करते हैं, रिप्लेस्ड नहीं करते। इनकम टैक्स एक्ट 1961 डज नॉट ऑफ द सेम टाइप एंड क्वालिटी एज ओल्ड एसेट्स बिकॉज न्यू डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव क्वालिटी। तो इनकम टैक्स एक्ट भी इस बात से क्या करता है, मना, इसके अगेंस्ट है। द फिक्स्ड एसेट्स शुड नॉट बी रिटर्न अप इन द बैलेंस शीट व्हेन द प्राइसेस आर नॉट स्टेबल। तो ये जो फिक्स्ड एसेट्स है इसको अगर हम रिटर्न अप करते हैं अगर बैलेंस शीट में, तो जो प्राइस है वो हमेशा स्टेबल नहीं रहते। आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के बाद भी देखोगे तो उसके क्या है, प्राइस चेंज मिलेगी। तो क्या कंक्लूजन निकल के आता है, हैंस इट may not be possible to charge depreciation on replacement cost basis. However, it is still advisable to retain profit, restrict dividends so as to enable funds for replacement of fixed assets. For this purpose, specific capital reserve or replacement reserve should be provided in addition to the normal depreciation provided on actual cost of assets। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना एक स्पेसिफिक कैपिटल रिजर्व या फिर उसको आप रिप्लेसमेंट रिजर्व कह सकते हो, वो इसके लिए जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है उसकी कॉस्ट पर हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट में रखना चाहिए। उस प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है उससे हम क्या कर लेंगे, अगर रिजर्व तैयार कर लेंगे तो आगे हमें रिप्लेसमेंट में, एसेट्स के रिप्लेसमेंट में आसानी रहेगी। तो ये था रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। इसमें और जो हमारा करंट परचेज हमने किया था सीपीपी मेथड, उसमें सिर्फ यही डिफरेंस था कि उसमें हम जर्नल प्राइस इंडेक्स को लेकर चल रहे थे और रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम स्पेसिफिक प्राइस को लेकर चल रहे हैं। So thank you for watching this video and please subscribe my channels. Thank you.